तो एक क्वेश्चन देखें, अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो पहले मैं आपको मौका दूंगा करने का और फिर खुद कराऊंगा। हैं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वेक्टर का एप्लीकेशन है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट on a plane mirror along a vector I cap plus j cap minus k cap। ठीक है, the normal on incident point is along I cap plus j cap। find the unit vector along the reflected ray। रिफ्लेक्टेड रे के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बताना है। हाँ बच्चों बोलिए। माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3। सही कह रहा क्या? कैसे, ये कैसे हुआ सर? जो इंसिडेंट जो रेज है नॉर्मल के हैं, जो रिफ्लेक्टेड जो होगा तो उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, तो उसका आई और जे का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसका वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर निकालेंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल वेक्टर है। क्या है नॉर्मल वेक्टर? आई कैप प्लस जे कैप, ये नॉर्मल वेक्टर है ना। और ये आपकी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो इंसिडेंट रे का जो कंपोनेंट है अलोंग नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्टेड रे होगी, तो रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग हमने कंपोनेंट बताना है। तो जब रे आके टकरा के रिफ्लेक्ट होगी तो क्या होगा, इस रे का जो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट होगा जो इसके नॉर्मल होगा। किसके? इसके अलोंग। इस रे का, इंसिडेंट रे का जो कंपोनेंट होगा अलोंग नॉर्मल। ठीक है, ये इंसिडेंट पॉइंट है ना। इंसिडेंट पॉइंट पे नॉर्मल और टेंजेंट के अलोंग इसको कंपोनेंट में तोड़ो। तो नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट, इसको अगर मैं तोड़ूंगा और टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट निकालूंगा, यानी मिरर के अलोंग जो कंपोनेंट है इंसिडेंट रे का वो क्या है? माइनस के कैप है। और ये देखो, ये नॉर्मल है ना, इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो आई कैप और जे कैप वाला कंपोनेंट है। ये आई कैप प्लस जे कैप है। जो वॉल से जो स्ट्राइक कर रहा है कंपोनेंट, कौन स्ट्राइक कर रहा है? ये स्ट्राइक कर रहा है। ये कहाँ है? अलोंग द वॉल। तो जब कोलिजन होगा, कोलिजन मीन्स रे टकराएगी, टकराने के बाद ये रिवर्स बैक होगी, तो कंपोनेंट ऑफ दिस इंसिडेंट रे अलोंग द मिरर विल नॉट चेंज, while the component of this incident ray normal to the mirror या along the normal will get reversed। ठीक है, तो इस वाले कंपोनेंट को आपने रिवर्स कर देना है, आई कैप प्लस जे कैप को रिवर्स कर देना है। यानी इस रे का जो कंपोनेंट होगा ये वाला, वो कौन होगा? इसको रिवर्स करो, इसका रिवर्स कैसे होगा? माइनस साइन लगा के, ये हो गया रिवर्स इसका। और ये जो कंपोनेंट है इसका जे कैप, वो जे कैप ही बना रहेगा। एक कंपोनेंट ये आ गया इस रे में, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा आ गया? ये जो माइनस के कैप आ गया। तो आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन है वो क्या है? माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। समझे? याद रखेंगे क्या? जैसे इम्पल्स में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था ना, जब बॉल आके टकरा रही थी तो
कोलिजन के केस में, तो इम्पल्स कहाँ आती है? अलोंग कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन। तो कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी जो है वो रिवर्स हो रही थी, ठीक है। कॉमन टेंजेंट वाली वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, बिकॉज वहाँ कोई इम्पल्स रिसीव नहीं होती। उसी तरीके से कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा इंसिडेंट रे का, नॉर्मल के अलोंग जो कंपोनेंट होगा इस इंसिडेंट रे का, वो कंपोनेंट रिवर्स होगा, ठीक है। और इस मिरर के टेंजेंट के अलोंग या मिरर के पैरेलल जो कंपोनेंट होगा वो क्या बना रहेगा? वो सेम बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपने इस इक्वेशन को बनाना है, द कंपोनेंट नॉर्मल टू द कंपोनेंट ऑफ इंसिडेंट रे along normal will get reversed after reflection, ठीक है। and component along क्या? mirror will remain same, will remain सेम। ये बात याद रखेंगे। तो कौन सा कंपोनेंट रिवर्स हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे का जो कंपोनेंट है नॉर्मल के अलोंग, इंसिडेंट रे देखो आई कैप जे कैप है, ये आई कैप जे कैप लाइन है, तो इंसिडेंट रे का कंपोनेंट जो होगा यही होगा नॉर्मल के अलोंग। वो क्या होगा? ये आई का और जे वाले जो होंगे ये हो गया नॉर्मल के अलोंग। तो इंसिडेंट रे का जो कंपोनेंट है नॉर्मल के अलोंग वो चेंज होगा, रिवर्स हो जाएगा जस्ट, और कंपोनेंट अलोंग द मिरर जो है वो क्या बना रहेगा? सेम बना रहेगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन जो हो गई, तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गई हमारी? R इज इक्वल टू, इसको रिफ्लेक्टेड रे को कैपिटल R से दिखा दो, क्या हो गई? माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब हमने क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर along रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे के along यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर के along अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड? आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन माइनस वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट 3। ये आपका यूनिट वेक्टर है along रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बहन जी। इमेज वेलोसिटी निकालनी हो, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी अगर हमें गिवन हो, ठीक है। इमेज वेलोसिटी, अगर हमें इमेज वेलोसिटी निकालनी हो तो इमेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? प्लेन मिरर के लिए तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्या होती है? सेम होती है। तो जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा होगा वही वेलोसिटी किसकी होगी? इमेज की होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इमेज वेलोसिटी सेम होंगी, उससे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर है तो स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करती है, ये तो आपको पता होगा। पता है नहीं पता? अगर मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है, अगर आप ध्यान से देखें कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ होती है? फोकस पे होती है। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ होती है? बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट अगर चल के सी पे आ गया तो इमेज कहाँ आती है? सी पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से चला? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से चलता हुआ कहाँ तक आया? सी तक। इमेज कहाँ से चली? एफ से। एफ से चल के कहाँ तक गई? सी तक। तो ऑब्जेक्ट के लार्ज मूवमेंट के लिए इमेज का कितना है मूवमेंट? स्मॉल, वेरी स्मॉल। ठीक, ठीक है, ठीक। अब यहाँ भी देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट काम करेगा। बट जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में चलेगा तो इमेज सी से इन्फिनिटी चली जाएगी। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट के स्मॉल मूवमेंट के लिए इमेज का मूवमेंट क्या है? लार्ज है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा इन्फिनिटी से सी तक तो इमेज वेलोसिटी क्या होगी? स्मॉल होगी, वेरी कर रही होगी। ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए इमेज की अलग अलग वेलोसिटी आएगी, अलग अलग पोजीशन के लिए। ठीक है, अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग आएगी वेलोसिटी। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट क्या होती है वेलोसिटी? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या है जरा बताओ तो सही।
ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या होगी? ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगी, अगर मैं ऑब्जेक्ट वेलोसिटी से को vo से रिप्रेजेंट करूं, v इज द वेलोसिटी, o इज द ऑब्जेक्ट, क्या होगी? du अपॉन dt। अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से तो दिखाते हैं हम, u यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गई टाइम के साथ वो हो गई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। और अगर मैं यहाँ इमेज वेलोसिटी दिखाऊं तो इमेज वेलोसिटी क्या होगी जरा बताओ तो सही? vi इज इक्वल टू dv अपॉन dt। यहाँ पे vi क्या है? इमेज है, और v क्या है? ये इमेज डिस्टेंस है। फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है? वेरिंग या कांस्टेंट? कांस्टेंट होती है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो हमें इसमें कनेक्टिंग रिलेशन निकालना है, तो v और u को कनेक्ट करने वाली इक्वेशन कौन है? ये है ना। तो ऑब्जेक्ट और इमेज वेलोसिटी निकालनी हो तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इस पूरी इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। मिरर फॉर्मूले को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो ये आपका क्या आएगा? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1/x स्क्वायर। और अगर यहाँ dt हो तो अब क्या होगा? वो लग जाएगा, खुल जा सिम सिम। क्या है खुल जा सिम सिम? सॉरी 1/x क्या है? माइनस 1/x स्क्वायर, ऊपर x से नीचे t, x का फंक्शन t के dx/dt। ठीक है, x का फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, याद है ना? ये ध्यान देना है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv/dt। इसका क्या होगा? माइनस 1, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, इंटू du/dt। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो ये उधर जाके हो गया प्लस, ठीक है, इमेज वेलोसिटी निकालनी, ये उधर जाके हो गया प्लस। तो देखो dv/dt क्या आया? dv/dt उधर जाके आया माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू du/dt, या इमेज की वेलोसिटी vi इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर इंटू ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। v क्या है? इमेज की पोजीशन। u क्या है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो v और u किससे निकलेंगे? मिरर इक्वेशन से, मिरर फार्मूले से। आपसे कहेगा कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड या 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स दिस मिरर या दैट मिरर। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, या ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, या ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इस टाइप की बातें करेगा। तो ऑब्जेक्ट की 30 सेंटीमीटर की पोजीशन के लिए, 40 सेंटीमीटर की पोजीशन के लिए, 60 सेंटीमीटर की पोजीशन के लिए v अलग अलग आएगा। उस पोजीशन के लिए v निकाल लोगे, यहाँ रखोगे, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी दी होगी, फिक्स वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन आपकी ये समझ में आया है? वेलोसिटी और इमेज के लिए देख लें क्या है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, अब मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट क्या? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इमेज की वेलोसिटी बतानी है जब ऑब्जेक्ट मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है। तो क्या करेंगे? दो वेलोसिटी निकलेंगी, दो। यहाँ एक कौन सी? एक y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे तो निकलेगा, ये हाइट की। आप देखो यहाँ पे दो चीज़ें वेरी कर रही होंगी। क्या वेरी कर रही होंगी? ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए
ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन के लिए हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट कितनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की हाइट, फिक्स हाइट पे चला आ रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, फिक्स होगी या वेरी करेगी, वेरी करेगी। अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज की हाइट अलग अलग होगी, ठीक है। और अलग अलग पोजीशन के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना u, इमेज डिस्टेंस भी अलग अलग होगी। अभी हमने जो निकाला था v/u वाला, वो जो अभी हमने डिफरेंशिएट करके निकाला था, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ था, उसमें हमारा ऑब्जेक्ट अगर अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया था v0 वेलोसिटी से, ठीक है। तो इमेज की वेलोसिटी निकालनी है, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, vi इज इक्वल टू माइनस ऑफ v² इंटू v0, हमने ये निकाली थी, समझ रहे। अब हमें निकालना है क्या है, हाइट के लिए वेलोसिटी का वेरिएशन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस डायरेक्शन में भी तो वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में भी तो ये हाइट वेरी कर रही होगी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस हाइट क्या होगा, है ये वाली डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट। अब 2 कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, कौन सा, एक अगर हम इसको मेंशन कर दें, ऐसे एक्सिस मेंशन कर दें, मान लो ये एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो, सपोज ये एक्स एक्सिस हो और ये वाई एक्सिस हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब इस लाइन के अलोंग चल रहा होगा, तो ये हाइट, इस हाइट के लिए जब मूवमेंट हो रहा होगा, तो इमेज वेलोसिटी भी क्या होगी, वाई वाला कंपोनेंट भी वेरी करेगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस v/u। तो एच आई कितना आता है, एच आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ v/u इंटू एच ओ। तो हाइट के वेरिएशन से मुझे निकालना है, तो मुझे अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dhi अपॉन dt। इमेज की हाइट वेरी कर रही है एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ हाइट ऑफ इमेज इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। इस y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट कौन देगा मुझे, ये कौन सा कंपोनेंट है, अलोंग दिस डायरेक्शन, x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में हम क्या मेजर करेंगे, अगर इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मैंने x एक्सिस ली है, तो x डायरेक्शन में हम क्या मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। y डायरेक्शन में हम क्या मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट। तो ऑब्जेक्ट की फिक्स्ड हाइट के लिए इमेज की हाइट वेरी करेगी, ठीक है। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है h0, ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये बाहर आएगा, माइनस h0 बाहर आएगा, कौन डिफरेंशिएट होगा, है d/dt इंटू v/u, ये डिफरेंशिएट होगा, ये समझ में आया। और इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, हैं कैसे डिफरेंशिएट करोगे, अरे बोलो यार, कुछ तो बोलो मेरे दोस्त। dhi अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच ओ, क्या करोगे डिफरेंशिएशन में, v और u दोनों वेरिएबल हैं, टाइम के साथ दोनों वेरी कर रहे हैं मान लो, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, हैं नीचे वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले ऊपर वाले का करते हैं ना, है पहले ऊपर वाले का करते हैं, माइनस फिर v इंटू डी यू अपॉन डी टी अपॉन u का होल स्क्वायर। क्या लगा दिया, डिवीजन वाला जो रूल होता है, जिसे हम क्वोशिएंट रूल कहते हैं, ठीक है, वो क्वोशिएंट रूल लगाया। तो ये हमें देगा क्या, vi/y, और ये हमें देगा क्या, vi/x। तो हमारे पास ये vi/y है गया, ये तो x कंपोनेंट हो गया अलोंग द एक्सिस, और जब ऑब्जेक्ट की हाइट के लिए लेना होगा तो ये करना होगा, ये आ गई, ये 2 वेलोसिटी आ गई। तो रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो ये 2 कंपोनेंट है, तो इंटू आई कैप, ये इंटू आई कैप प्लस ये इंटू जे कैप, ये अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ठीक है नहीं।
तो अब हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, वी नॉट। ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है, अब हमें यहाँ से वी नॉट फाइंड करना है। तो वी नॉट फाइंड करने के लिए क्या करूँ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाऊंगा। लगाया। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दी हुई है, -20, तो यहाँ पे u रखूंगा कितना, -20। तो इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर की ये फोकल लेंथ कितनी दी हुई है इसकी कॉनकेव मिरर की, 30 सेंटीमीटर। तो कितना रखूंगा यहाँ, -30। तो कितना आ गया, बोलो तो सही, 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया, है 1/60, -1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60। तो v कितना आ गया है, 60 सेंटीमीटर आ गया। अब जब तुम्हें v मिल गया तो v मिलने के बाद तुम्हें यहाँ से ये मिल जाएगा VIX। यहाँ से देखो ये उठाया मैंने VIX इज इक्वल टू -u माइनस v कितना है, 60/60 का स्क्वायर अपॉन u कितना है 20 -20 का स्क्वायर इंटू v नॉट कितना है 10। इस डायरेक्शन को प्लस ले लिया, ठीक है। तो VIX कितना आया, VIX कितना आ गया, 90 आ गया है, -90 -90 मीटर पर सेकंड, ठीक है। माइनस साइन क्या बता रहा है कि इमेज कहाँ चल रही होगी, अपोजिट, इस दिशा में। VIX इज इक्वल टू माइनस, कहाँ है इमेज कहाँ है, पोल से बिहाइंड द मिरर कितनी डिस्टेंस पे, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। कहाँ आ रही है, टुवर्ड्स द मिरर आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमने ये वेलोसिटी प्लस ली है, ये डायरेक्शन ये प्लस ली है। अरे देखो इसको प्लस रखा ना, पॉजिटिव एक्सिस लिए तो वेलोसिटी माइनस आई, इसका मतलब वेलोसिटी इधर है, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहाँ पे आ जाओ, ये VIY निकाल लो। तो VIX आ गया, VIX निकाल के हमें क्या निकालना है, ये VIY निकालना है। तो VIY निकाल सकते हैं ना, क्या हो गई VIY, माइनस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 2 सेंटीमीटर है, प्लस ही रखा। U कितना है, U कितना है बोलो, -6 मीटर पर सेकंड, -20 माइनस 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है, ठीक है। माइनस और सेंटीमीटर ना, यूनिट देखना चाह रहा हूँ ना, यूनिट को मीटर में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मीटर में है ना मेरे। अरे ये तो मीटर पर सेकंड में है यार, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है। यह है ना, यहाँ तो मैंने इसलिए लग दिया ना सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेशियो है। अरे ये रेशियो यहाँ सेंटीमीटर रखोगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये मीटर पर सेकंड में रखा तो मीटर पर सेकंड मिल गई ना मुझे स्पीड। तो ये मुझे किस में रखनी है, तो इसको मीटर पर सेकंड क्यों लेते फिर, साले सेंटीमीटर ही ना ले लो, मीटर ले लो। क्या है ये रखा, ये क्या है, ये क्या है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है मीटर पर सेकंड, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, मीटर 10 की पावर -2, ये 10 की पावर 1 -2 1 -2 1 -2, एक ही बात है। क्यों जी, मीटर में ही आएगा ना आंसर। आर यू श्योर, कैसे आर यू श्योर, ये सेंटीमीटर है देख, इसको मीटर में बदलेगा तो क्या होगा, 1 10 की पावर -2 डालेगा यहाँ, ये सेंटीमीटर में है u, यहाँ पे 1 10 की पावर -2 आएगा, यहाँ पे 1 10 की पावर -2 आएगा, 1 10 की पावर -2 1 10 की पावर -2, इससे कॉमन आके 1 10 की पावर -2 या 10 की पावर -4 हो गया। और इसको सेंटीमीटर में बदले को मीटर में बदलेगा तो 10 की पावर -4 यहाँ से आएगा। तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो आंसर हमें मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट रख सकते हैं वैल्यूज़। H0 कितना है 2, U कितना है -20, dV/dt कितना है, इमेज वेलोसिटी -90, ठीक है,
माइनस v कितना है, v कितना है हमारा 60, u कितना है 10 और यहाँ u कितना है du/dt वेलोसिटी है, ये कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। समझ गए ना? अरे ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर बाहर लोगे 10 की पावर -2 यहाँ से, 10 की पावर -2 यहाँ से, तो कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे, कैंसिल होगे, खाली क्या बचेगा मीटर पर सेकंड बचेगा। इस सेंटीमीटर देखो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, खाली मीटर पर सेकंड बदलेगा। इसलिए फालतू का जो है सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने की ज़रूरत नहीं, यहाँ 10 की पावर -2 डालने की ज़रूरत नहीं है। तो कितना आया आंसर बोलो, -6 मीटर पर सेकंड। इसकी बात को मान लिया जाए, मान लिया, चलो। तो ये आ गया हमारा आई कंपोनेंट, ठीक है, ठीक। तो ये आ गई हमारी कौन सी वेलोसिटी, -6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो -6 मीटर पर सेकंड ये आ गई, तो हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई हमारी कितनी हो गई, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई -90 आई कैप -6 जे कैप। अब इससे मैग्नीट्यूड सब निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन, किसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट तो जगह जगह बेंड होती है, मीडियम चेंज हो तो बेंडिंग। तो अगर ये एयर है और ये वाटर है, ये एयर है और ये वाटर है, तो ये लाइट गई, ये ऐसे गई, तो नॉर्मल के लॉन्ग गिराएंगे ना तो लाइट सीधी निकल जाएगी। तो यहाँ बेंडिंग हुई लाइट की क्या नहीं हुई, तो ये यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ नहीं हुआ, हुआ है। मीडियम चेंज हो गया, मीडियम के चेंज होने का मतलब ही रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो बेंडिंग तो नहीं हुई, फिर क्या करें, अब क्या करें, अब क्या है फिर रिफ्रैक्शन, यहाँ पे क्या होगा रिफ्रैक्शन है, क्या चीज़ हुई, हम यहाँ पे क्या चीज़ होती है, श्योरली वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे इस रे की वेलोसिटी अलग है, इस रे की वेलोसिटी अलग है, वेवलेंथ चेंज कर गई एंड वेलोसिटी चेंज कर गई, दो पैरामीटर चेंज हुए हैं यहाँ, ठीक है। तो व्हेन रे ऑफ लाइट गोज, क्या कहेंगे हम रिफ्रैक्शन को, व्हेन रे ऑफ लाइट गोज कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो ये ज़रूरी नहीं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो बेंड ही हो, याद रहे ये वाला वो केस है जिसमें लाइट की बेंडिंग नहीं होती है। रिफ्रैक्शन में ये कोई ज़रूरी नहीं कि लाइट की बेंडिंग ही हो, ठीक है। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, क्या होता है, कॉमा, इट्स स्पीड चेंजेस, इट्स स्पीड चेंजेस ड्यू टू विच रे ऑफ लाइट, क्या होता है उसकी वजह से, लाइट मे और मे नॉट, मे और मे नॉट, may or may not bends from its path, from its path. This phenomenon is known as refraction of light. ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो, सुनो बच्चों ध्यान से, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है रिफ्रैक्शन में, इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस क्या चेंज नहीं होता है बेटा, हैं,
इन रिफ्रैक्शन प्रोसेस frequency and phase of light never change। रिफ्रैक्शन प्रोसेस में लाइट की ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ना ही फेज चेंज होता है, ठीक है। फेज में कोई चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो कहीं चेंज ही नहीं होती, याद रखना, सिर्फ एक जगह चेंज होती है फ्रीक्वेंसी, कहाँ? डॉपलर इफेक्ट में। कहाँ? डॉपलर इफेक्ट में। फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑप्टिकल फिनोमिनन में चेंज नहीं होती, ना रिफ्लेक्शन में चेंज होती है ना रिफ्रैक्शन में चेंज होती है। मीडियम चेंज करे या रिफ्लेक्शन हो या कोई भी फिनोमिनन हो रहा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। फेज चेंज होता है, बस एक इकलौती चीज़ है जो फेज चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है फेज? ओनली इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ? और रिफ्लेक्शन में भी कब? रिफ्लेक्शन में भी कब होता है चेंज? जब रे या वेव रेरर से चल के डेंसर से रिफ्लेक्ट होगी। 11th क्लास में वेव मोशन में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ये जब बहुत पुराने ज़माने में 11 करा था। जब वेव कहाँ से? रेरर से चल के डेंसर से रिफ्लेक्ट होगी तो फेज चेंज मिलता है 180 डिग्री का। और अगर डेंसर से चल के रिफ्लेक्ट होगी रेरर से तो कोई फेज चेंज नहीं मिलता। तो रिफ्लेक्शन में आता है फेज में चेंज, बस इतनी सी बात याद रखेंगे। इसको हम कहीं कहीं अप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फेज चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है हमेशा? वेवलेंथ ऑलवेज चेंज होती है, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑलवेज चेंज, ठीक है। वेवलेंथ भी चेंज करती है और स्पीड भी चेंज करती है, ठीक है बच्चों। ना अगर मान लो सपोज हमारे पास ये कोई बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। ये मीडियम 1, या इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ लें आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जो है RI से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। RI माने RI कह देंगे खाली, बार बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखने के बजाय। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से या n से रिप्रेजेंट करते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। आइदर यू में यूज म्यू या n, हम म्यू यूज कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में आलमगीर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। किसी भी मीडियम का एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस मीडियम का क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहां लिखते हैं मीडियम और यहां लिखते हैं ऐसे ए स्टैंड फॉर एयर, ठीक है। या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, शायद ऊपर लिख देते हैं टॉप पे, ऐसे भी तो करते हैं और ऐसे भी करते हैं। ऐसे भी देखेंगे आप, म्यू एम ए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्या होता है ये? कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन ले लें, तो हम ये वाला रिप्रेजेंटेशन लेंगे, हम ये वाला यूज करते हैं, ए म्यू एम ये लेंगे हैं। तो ए म्यू एम इज इक्वल टू क्या? सी अपॉन वी। क्या होता है? सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। सबसे ज्यादा कहाँ होती है लाइट की स्पीड? वैक्यूम में होती है। तो C इज ग्रेटर देन V। ऐसा भी हो सकता है कि C V से छोटा हो जाए, कभी नहीं हो सकता। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बोलो जल्दी से? ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता है। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ग्रेटर वैल्यू है, याद रहे।
ठीक है। जैसे अगर आपके सामने ए म्यू जी जीज या ए म्यू जी से पहले आता है कौन, ए म्यू डब्ल्यू इज वाटर। कितना होता है वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 4/3 या 1.33, ठीक है। ए म्यू जी इज ग्लास, कितना होता है ग्लास का? 3/2 या 1.5। जनरली ये दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यूज होते हैं। सबसे ज्यादा किसका होता है? डायमंड का 2.42 होता है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस बात को बताता है? हाई ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है कि ये मीडियम इस वेव के लिए ज्यादा डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। और जब ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा तो क्या होगा? लाइट की स्पीड वहां पर कम होगी, लाइट की वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। ज्यादा डेंसर मीडियम का मतलब ये है, ठीक है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड, कोई भी वेव, किसी भी वेव के लिए डेंसर मीडियम कौन है? जहां वो कम स्पीड से चलती है, ठीक है, वो उसके लिए डेंसर मीडियम है, ठीक है। कौन से? जैसे साउंड है, साउंड के लिए कौन है डेंसर मीडियम? एयर या वाटर? एयर है या वाटर है? एयर डेंसर मीडियम है। साउंड के लिए एयर डेंसर मीडियम है। क्यों है एयर डेंसर मीडियम? क्योंकि साउंड की वाटर में स्पीड ज्यादा होती है, एयर में स्पीड कम होती है, ठीक है। तो जब भी डेंसर मीडियम आए आपके सामने तो आपके जहन में एक ही बात आए कि यहाँ पे स्पीड वेव की कम होनी है, वेवलेंथ भी कम होनी है, फ्रीक्वेंसी भी, हाँ, कुछ नहीं होना है फ्रीक्वेंसी में, कोई चेंज नहीं होना है। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ये कहूँ आपसे, अगर मैं ये कहूँ म्यू डब्ल्यू जी, क्या मतलब है इस बात का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। क्या ये एब्सोल्यूट वैल्यू है? नहीं। क्या होगा ये? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये? वाटर का है। किसके रिस्पेक्ट में है? ग्लास के। तो जिसका है ये वो कहाँ जाएगा? ऊपर, ठीक है। वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अपॉन ग्लास, ऐसे ना लिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं कहूँ म्यू डब्ल्यू जी, क्या मतलब है इस बात का? बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 1 मिलता है। तो जानते हैं ना, जी म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर मैं ये कहूँ कि ये है आपका, ये है आपका म्यू 3/2, क्या मतलब है इस बात का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। और अगर मैं ये कहूँ, क्या मतलब है इस बात का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 म्यू 1, तो क्या मतलब है इस बात का? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 4 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो क्या होगा ये सब मिला जुला के? क्या होगा ये? हैं? अलग अलग पोजीशन वाली कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो पोजीशन बची यही आंसर है। क्या होगा ये? 2 म्यू 1। देख सकते हो ना कैसे होगा? देखो इसको क्या लिख सकते हो? म्यू 3 अपॉन म्यू 2 लिख सकते हो ना। और इसको क्या लिखोगे? म्यू 4 अपॉन म्यू 3। और इसको क्या लिखोगे? म्यू 1 अपॉन म्यू 4। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा? और म्यू 1 अपॉन म्यू 2 को क्या लिखोगे? यही तो लिखोगे। तो डिफरेंट पोजीशन वाले जो होंगे ना सेम मीडियम, उन्हें कैंसिल होंगे। अगर ये 3 सेम पोजीशन पे होते तो नहीं होते ना कैंसिल। अलग अलग पोजीशन पे देखो ये मीडियम,
ये म्यू के बाद है और ये म्यू के पहले है। पहले और बाद वाले कैंसिल हो जाएंगे कहीं भी हो, तो ये म्यू के बाद है, ये म्यू के पहले है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जो जहाँ बचा वो वहीं पे सजा दो उठा के, कितने ही हो, 10 मीडियम क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या मतलब है इस बात का, जरा देखें तो सही। अगर मेरे पास मान लिया बच्चों हमने, हमारे पास ये कोई बाउंड्री है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ये है मीडियम 1, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रे को इंसिडेंट कराया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, इसे क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। यहाँ पे 90 डिग्री पे लाइन खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी ना। ठीक है, ये नॉर्मल, ये क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, रे आएगी, आने के बाद या तो बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मान लो अगर ये बेंड कर गई ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, अगर मीडियम चेंज ना होता तो क्या होता, ये सीधी जाती ना, इस पाथ पे जाती, तो कहाँ बेंड कर गई है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई। ठीक है, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो इसका मतलब ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। लाइट अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड करेगी कहाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाएगी तो बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, देखो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट हर जगह काम करता है। लाइट ऐसे आके ऐसे गई है और लाइट को अगर ये इंसिडेंट करा दूं तो इस पाथ पे जाएगी, लाइट के पाथ को रिवर्स कर दें तो लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये इंसिडेंट एंगल हो गया तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा। ठीक है, तब रे कहाँ गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई। ठीक है, अगर इस मीडियम में मान लो इस मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, ठीक है, वेवलेंथ λ1 है, फ्रीक्वेंसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, वेवलेंथ स्पीड v1 है, वेवलेंथ λ1 है, फ्रीक्वेंसी f1 है। इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, स्पीड ऑफ लाइट v2 है, वेवलेंथ λ2 है और फ्रीक्वेंसी f2 है। अगर ऐसा है तो कौन है μ2 का क्या है, क्या हालचाल है, μ2 बड़ा है या छोटा है, μ2 बड़ा है μ1 से। क्यों बड़ा है, क्योंकि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। ठीक है, और v2 क्या होगा, v2 छोटा होगा v1 से, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, और λ2 क्या होगा, वो भी छोटा होगा λ2 से, और f2 क्या होगा, वो भी सेम होंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या होती है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होती है c/λ। ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये फ्रीक्वेंसी जो है वैक्यूम में यही बनी रहेगी, लाइट किसी भी एनी नंबर ऑफ मीडियम से पास हो जाए। क्या होगा, अगर स्पीड आधी हो गई किसी मीडियम में जाने पर तो वेवलेंथ भी आधी हो जाएगी। ये 2 क्या चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। देखो स्पीड इज इक्वल टू c/μ होती है ना, यहां से निकालोगे v इज इक्वल टू क्या, c/μ। म्यू टाइम्स घटती है स्पीड, म्यू उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी इसकी जगह पे अगर मैं रख दूं म्यू तो सारे मीडियम की बात हो गई, यानी म्यू टाइम्स स्पीड रिड्यूस हो जाती है जब वेव किसी मीडियम में जाती है, किसी भी मीडियम में जाए। जितना टाइम्स स्पीड डिक्रीज होती है उतना ही टाइम्स वेवलेंथ डिक्रीज होती है, सच दैट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या बनी रहती है, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है।